देखिए पीजीडीसी और डीसीए दोनों में सेकेंड सेमेस्टर में है एक विषय जिसका नाम है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। ये पीजीडीसीए में बोला जाता है सब्जेक्ट को इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, और डीसीए में बोला जाता है इसी विषय को इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग। तो दोनों विषय में अंतर क्या है? दोनों विषय में थोड़े से टॉपिक्स का अंतर है, बाकी लगभग टॉपिक एक से हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट एंड ई कॉमर्स पीजीडीसीए के सिलेबस के अनुसार। तो आपका डीसीए वाले जो भी हैं उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं पहला टॉपिक दिया गया है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में। चलिए समझते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। इस विषय को पढ़ने के बाद आप लोगों को जो है इंटरनेट से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और परीक्षा में जो क्वेश्चन आने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जो डीसी और पीजीडीसी का एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग पूरा सिलेबस से ही आते हैं। तो पूरा सिलेबस का ही आपको इसमें मिलेगा। ये प्रेजेंटेशन जो हम बताने जा रहे हैं पूरा सिलेबस का प्रेजेंटेशन है। एक बार आप सुन बस लोगे तो पेपर में आपको ए टू जेड क्वेश्चन जस्ट सामने दिखने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इंटरनेट के विकास को समझाइए, है ना। तो पहले तो इंटरनेट के बारे में हम पढ़ते हैं। इंटरनेट का आविष्कार सन 1969 में हुआ था, जब अमेरिका की रक्षा विभाग ने ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क नामक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। तो सबसे पहले इंटरनेट डायरेक्ट जो हम आज इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, ये टेक्नोलॉजी सबसे शुरू में नहीं आई थी। तो जो पहले टेक्नोलॉजी आई थी, जो पहले प्रोजेक्ट आया था उसको बोलते थे ARPANET। ARPANET एक प्रकार का प्रोजेक्ट था जो अमेरिका ने शुरू किया था अपने रक्षा विभाग में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। मतलब वहां के सैनिक एक दूसरे को जो है सिग्नल भेजते थे, एक दूसरे को मैसेज भेजते थे इस प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क। तो सबसे पहले 1969 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अमेरिकी रक्षा विभाग और विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को किस लिए बनाया गया था? इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था ताकि जो अमेरिका के रक्षा विभाग है और अमेरिका में जितने भी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो कंप्यूटर्स हैं उनमें आपस में कम्युनिकेशन किया जा सके, उसके लिए जो है ARPANET प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसका प्रारंभ उन इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों तथा शोधकर्ता के बीच सूचना अथवा संदेशों के आदान प्रदान से किया गया जो सभी इस तंत्र के भाग थे। उसके बाद कुछ इंजीनियर्स जिनको कुछ सूचनाओं को ढूंढने की आवश्यकता थी वो भी इस नेटवर्क से जुड़ गए। कुछ वैज्ञानिक जो किसी चीज को रिसर्च कर रहे थे वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए। स्टूडेंट जो किसी सब्जेक्ट के विषय में पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, है ना, वो भी सभी लोग, शोधकर्ता मतलब जो रिसर्च कर रहा है वो सभी लोग सूचनाओं को ढूंढने के लिए भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके थे। उसके बाद सन 1980 के दशक के मध्य में एक अन्य संगठन आया जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो सबसे पहले 1969 में आया ARPANET, उसके बाद 1980 में आया NSFNet नेशनल साइंस फाउंडेशन। शैक्षिक और इंजीनियरिंग शोध के लिए एक नया नेटवर्क बनाया जिसका नाम NSFNet था। तो कोई भी चीज की शुरुआत पहले एक बड़े रूप में होती है, बड़े रूप में होने के बाद फिर उसका और एडवांस वर्जन आता है, फिर उसका एडवांस वर्जन आने के बाद उसमें फिर और सुधार होता है, फिर और सुधार होता है। ऐसे करते हुए जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसमें सुधार होते जाता है। तो इसी प्रकार से इंटरनेट आज आप जो अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हो पहले एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में था अमेरिका में, उसके बाद आया NSFNet आया। तो जो NSFNet था इसकी क्षमता ARPANET से अधिक थी क्योंकि ये बाद में आया, एडवांस था। इस नेटवर्क से केवल शोधकर्ताओं को जोड़ने की अनुमति थी और इस पर किसी प्रकार के व्यापार की अनुमति नहीं थी। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग शोध कर रहे हैं, केवल वही लोग इस नेटवर्क से जुड़ सकते थे, जिसको बोलते थे NSFNet। देखिए यहाँ पिक्चर भी है कि 1969 में ARPANET आया जिसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क। दूसरे में फिर 1980 में NSFNet आया, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसी प्रकार से जो NSFNet आया उसमें अभी लोग व्यापार नहीं कर पा रहे थे। जैसे आज आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजन और बहुत सी कमर्शियल वेबसाइट्स आ गई हैं जो अपना व्यापार करती हैं, लेकिन उस समय NSFNet के समय में क्या नहीं था, कोई भी व्यापार नहीं था। इसकी उपयोगिता को देखकर बहुत सी प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने नेटवर्क बना लिए जो बाद में ARPANET और NSFNet से जुड़ गए और इस प्रकार इंटरनेट का जन्म हुआ। इस प्रक्रिया को इंटरनेटवर्किंग कहा जाता था।
तो क्या हुआ कि एनएसएफ नेट था और अर्पा नेट था, ये अलग अलग नेटवर्क थे, लेकिन बाद में बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों ने नेटवर्क बना लिए, जैसे कि अभी एयरटेल जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, जियो जो अभी चल रहा है, सारे क्या है, प्राइवेट नेटवर्क हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे नेटवर्क आ गए और वो एनएसएफ नेट से और अर्पा नेट से भी जुड़ गए। तो जब पूरे वर्ल्ड में छोटे छोटे नेटवर्क बन गए और वो नेटवर्क आपस में जुड़ गए तो उसको कहा जाने लगा इंटरनेशनल नेटवर्किंग। मतलब विश्व के सारे नेटवर्क जो आपस में जुड़ गए उसको कहा जाने लगा इंटरनेशनल नेटवर्किंग। तो ये लगभग 1990 तक हो चुका था। इंटरनेशनल नेटवर्किंग अर्थात दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ना कहा जाता था। जैसे एक नेटवर्क ये अर्पा नेट हुआ, एक नेटवर्क एनएसएफ नेट हुआ, तो ये दोनों नेटवर्क जुड़े, फिर बहुत सी प्राइवेट कंपनी आई, उनसे बहुत सारे नेटवर्क जुड़े, तो ये पूरे विश्व के जो नेटवर्क जुड़े उसे बोले जाने लगा इंटर नेटवर्किंग। यहां पर इंटर नेटवर्किंग को ही शॉर्ट करोगे तो इंटरनेट बनेगा, और इंटर को आप इंटरनेशनल भी बोल सकते हो। मतलब विश्वव्यापी कंप्यूटरों के नेटवर्क को जब आपस में जोड़ा गया तो उसे इंटरनेट कहा गया, या हिंदी में आप इसको जाल भी बोल सकते हो, नेटवर्क का जाल भी बोल सकते हो। तो ये था आपका इंटरनेट। दरवाजा बंद कर दो, आवाज बहुत आती बाहर की। आज शादी भी है ना मोहल्ले में। अच्छा, फालतू फालतू के ग्रुप बहुत सारे जुड़ जाते हैं, अपने आप लोग जोड़ लेते हैं, नंबर नंबर ढूंढ ढाड़ के, क्यों, है ना। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझाइए। तो देखिए, प्रोटोकॉल का हिंदी मतलब होता है नियम। तो क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल? मतलब इंटरनेट में जो सूचनाएं आप आदान प्रदान करते हैं, आप जो इंटरनेट में काम करते हैं, आप जो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो वो प्रोटोकॉल क्या है उसको समझना है। प्रोटोकॉल मतलब क्या नियम है जिसके द्वारा हम मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए इससे जुड़ा हुआ हर कंप्यूटर संचार के समान नियमों का पालन करता है। ऐसे नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। वो तरीका जिसके द्वारा कि कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करता है उसे बोला जाता है क्या? प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच डेटा या सूचनाओं का स्थानांतरण या आदान प्रदान करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उसे डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, हमने जैसे इसके पहले बताया कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नेटवर्क थे। जब ये नेटवर्क आपस में जुड़ गए तो क्या बना? इंटरनेट बना। अब इन नेटवर्क के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कोई तो नियम होगा, कोई तो तरीका होगा, तो वो नियम वो तरीका ही क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। इसी प्रकार से कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं उसके बारे में हमको देखना है। तो प्रोटोकॉल में जो है आपका पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म देखिए। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल? इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी है। यह प्रोटोकॉल दो भागों में है। पहला भाग टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। हाँ, यह किसी फाइल या संदेश को स्रोत कंप्यूटर में ही पैकेटों में बांटने के लिए उत्तरदायी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट में कम्युनिकेशन करने के लिए उसका नाम है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो इन दोनों प्रोटोकॉल में यूज क्या है? टीसीपी का यूज क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि जो डेटा है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का कार्य करता है। और कैसे भेजता है? उसको डेटा को पैकेट्स में बांट देता है। जैसे अपन पैकेट्स ट्रांसपोर्ट में देते हैं उस प्रकार से पैकेट नहीं है, ये जस्ट कंसेप्चुअली आपको सोचना है, क्योंकि ये सारा डेटा ट्रांसफर होता है या तो वायरलेस, मतलब बिना किसी तार के द्वारा, बिना किसी वायर के द्वारा, या वायर के द्वारा, या किसी वायर के द्वारा। तो जो डेटा है ये टीसीपी आईपी टीसीपी के द्वारा पैकेट्स में बांधा जाता है।
समझ रहे हैं ना, ये उस प्रकार का पैकेट नहीं है फिजिकली जो आप देख सकते हो, छू सकते हो। ये एक कंसेप्चुअली तार के द्वारा जो डेटा जाता है उसको ये पैकेट्स में बांधने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसका नाम है टीसीपी प्रोटोकॉल। यह किसी फाइल या संदेश को स्रोत कंप्यूटर में ही पैकेटों में बांटने के लिए उत्तरदायी है तथा यही प्राप्तकर्ता कंप्यूटर को प्राप्त होने वाले पैकेटों को फिर से जोड़ने के लिए भी उत्तरदायी है। तो एक नेटवर्क से डेटा भेजा गया टीसीपी के माध्यम से, उसको पैकेट बना करके दूसरे नेटवर्क के किसी कंप्यूटर ने जब डेटा को रिसीव किया तो फिर उसको पैकेट्स को जो है जो उसने रीअसेंबल करके उसको इस्तेमाल करने के लिए भी टीसीपी का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर ये टीसीपी का ये मतलब हुआ डेटा को पैकेट में बांधना और फिर पैकेट को अलग अलग करके डेटा का उपयोग करना। इसी में दूसरी चीज जुड़ी हुई है आईपी। तो दूसरा भाग आईपी प्राप्तकर्ता कंप्यूटर के पते को संभालने के लिए उत्तरदायी है ताकि प्रत्येक पैकेट सही रास्ते से भेजा जाए। इन दोनों प्रोटोकॉल को मिलाकर टीसीपी आईपी कहा जाता है ना। तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस होता है जिसके द्वारा कि उस कंप्यूटर को जाना जाता है। उस कंप्यूटर की लोकेशन भी पता की जा सकती है कि कंप्यूटर कहाँ चल रहा है, यदि इंटरनेट कनेक्शन है तो। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो नहीं पता चल पाएगा। तभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो साइबर क्राइम यदि कर देते हैं तो उनका आईपी ट्रेस हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इस लोकेशन से, इस कंप्यूटर से किसी प्रकार का मैसेज भेजा गया है या कोई क्राइम किया गया है। तो आईपी हर कंप्यूटर का होता है। अगर आपको अपने कंप्यूटर का आईपी देखना है तो देखिए प्रैक्टिकली बता रहे हैं। इसके लिए आप डॉस में जाइए और डॉस में cmd यहाँ पर टाइप करिए और इसी प्रकार से कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप टाइप करिए आईपी कॉन्फ़िग। जैसे आप आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे तो देखिए आपको अपने कंप्यूटर का 192.168.1.2 इस प्रकार से आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। तो कहीं पे भी हम इस आईपी एड्रेस के द्वारा क्या हो सकते हैं, ट्रेस किए जा सकते हैं। तो आईपी एड्रेस जिस कंप्यूटर में हमको डेटा भेजना है, जिसको हम बोलेंगे आपका, एक हो गया सोर्स कंप्यूटर जहां से डेटा भेजा जा रहा है और एक हो गया आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर जहां पर डेटा भेजना है। तो आईपी एड्रेस उस एड्रेस को बताता है कि जहां पर डेटा भेजना है। ये देखिए टीसीपी आईपी कैसे काम करता है उसका एक यहाँ पर इमेज दी गई है। चलिए इसको समझते हैं। सेंडर एक कंप्यूटर है जिससे कोई डेटा भेजा गया, ठीक है। तो उसको किस में लिखेंगे, टू में, है ना। टू में मतलब जहां से डेटा, जिसको डेटा भेजना है। फ्रॉम का मतलब जहां से डेटा भेजा जा रहा है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, टीसीपी आईपी कैसे काम करता है इस पिक्चर में हम समझ रहे हैं। द टीसीपी प्रोटोकॉल ब्रेक्स डेटा इनटू पैकेट्स, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। किसमें ब्रेक किया इसने, पैकेट्स में ब्रेक किया। उसके बाद डेटा इंटरनेट के माध्यम से, देखिए इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का जाल है और उसमें बीच में डिवाइस लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं राउटर। राउटर मतलब हो गया रास्ता बताने वाला, जो कि सिग्नल को रास्ता बताता है कि उसको नेटवर्क में कहां पर ट्रेवल करना है। तो राउटर के द्वारा ये डेटा, द पैकेट्स ट्रेवल फ्रॉम राउटर टू राउटर ओवर द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू द आईपी प्रोटोकॉल। रास्ता पता हो जाता है इसको कि किस आईपी में हमको उस मैसेज को भेजना है, तो वो डेटा राउटर से होते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जिसको बोलते हैं रिसिपेंट, मतलब जो कि डेटा को रिसीव कर रहा है। द टीसीपी प्रोटोकॉल रीअसेंबल द पैकेट्स इनटू द ओरिजिनल होल। तो जो यहाँ पर असेंबल किया गया था, आपस में जोड़ा गया था, उसको फिर से रीअसेंबल किया जाता है और डेटा यहाँ पर रिसिपेंट तक पहुंच जाता है। तो ये किसकी वर्किंग हुई, टीसीपी आईपी की वर्किंग हुई। ये पिक्चर बता रहा है हाउ डेटा ट्रेवल्स ओवर द नेट। नेटवर्क में, इंटरनेट में डेटा कैसे ट्रेवल करता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है इसकी वर्किंग। इसी प्रकार से अगला प्रोटोकॉल है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो हम पढ़ रहे थे प्रोटोकॉल के बारे में कि क्या है इंटरनेट में प्रोटोकॉल का मतलब और कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं डेटा को जो है ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें कि हमने पढ़ा पहला टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग टीसीपी के बदले कुछ कनेक्शन रहित नेटवर्कों में किया जाता है। यह हालांकि टीसीपी से अधिक तेजी से डेटा स्थानांतरित करता है लेकिन उससे कम सुरक्षित है और डेटा के त्रुटिहीन होने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आप ये बोल सकते हो कि कनेक्शन रहित, जहां पर कि वायर के द्वारा कनेक्शन ना हो। टीसीपी आईपी तो तभी वर्क कर रहा है जहां पर वायर है, ठीक है, वायर। और एक हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड और एक हो गया कनेक्शन लेस।
नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जहां तार द्वारा कनेक्शन है, कनेक्शन लेस मतलब जहां वायरलेस और सैटेलाइट और एंटीना द्वारा सिग्नल भेजे जा रहे हैं। तो जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, वो किस तरीके के नेटवर्क में काम कर रहा है, वो कनेक्शन रहित नेटवर्क में काम कर रहा है। तो अब इसमें डेटा के त्रुटि हो सकती है, डेटा की तार द्वारा तो गया नहीं है, कभी सिग्नल मिल रहा है, कभी सिग्नल वीक हो गया, कभी डिवाइस खराब हो गई, तो हो सकता है कि सिग्नल जो है वो ना पहुंचे डेटा। तो डेटा के त्रुटिहीन होने की गारंटी नहीं, तो डेटा त्रुटिहीन हो सकता है किस प्रोटोकॉल के द्वारा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के द्वारा, या इसका शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर आप इंटरनेट में सुनोगे जिसका नाम है यूडीपी प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कनेक्शन रहित नेटवर्क में। ये देखिए पिक्चर में बताया गया है, डेटा जो है इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहुंच रहा है। इसी प्रकार से अगला प्रोटोकॉल है जिसका नाम है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग होस्ट कंप्यूटर द्वारा राउटर या गेटवे के साथ डेटा का सुरक्षित और त्रुटिहीन आदान प्रदान करने में किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गेटवे के साथ उपयोग के लिए भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जैसे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, है ना, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल आदि। तो ये ICMP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है जहां पर कि अलग अलग प्रकार के राउटर और अलग अलग प्रकार के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं गेटवे के माध्यम से। जैसे हमने बताया कि इंटरनेट आप चाहे एयरटेल का इस्तेमाल करो, आप चाहे आइडिया का इस्तेमाल करो, दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं, फिर भी आप आपस में कैसे कम्युनिकेट कर लेते, कैसे आपने ईमेल भेजा और एक दूसरे नेटवर्क वाला भी वो इस ईमेल को जो है प्राप्त कर लेता, तो क्योंकि सारे नेटवर्क जुड़े हैं, इसी कारण से कोई भी कहीं मैसेज भेज रहा है। तो उन सारे नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर इस प्रकार से बड़े नेटवर्क आपस में जुड़े हुए होते हैं, वहां पर जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP। उसी चीज के लिए लिखा हुआ है कि इस प्रोटोकॉल का उपयोग होस्ट कंप्यूटर द्वारा राउटर या गेटवे के साथ डेटा का सुरक्षित और त्रुटिहीन आदान प्रदान करने में किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गेटवे के साथ उपयोग के लिए भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो गेटवे के साथ इसका इस्तेमाल होता है। गेटवे एक डिवाइस है जो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल को जोड़ने में, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने में काम आता है। ठीक है, इसके नाम भी दिए गए हैं और ये चित्र भी दिया गया है। ये कंप्यूटर है, ये अलग राउटर है, तो ये अलग राउटर से लिंक जो है इस ICMP प्रोटोकॉल के द्वारा ये अलग राउटर से इसमें पहुंचा, फिर एक अलग राउटर से इस प्रोटोकॉल के द्वारा डेटा ये दो अलग अलग कंप्यूटर में पहुंच रहा है। तो ये प्रोटोकॉल है ICMP प्रोटोकॉल। अगला प्रोटोकॉल है सीरियल लाइन प्रोटोकॉल, या इसे आप बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में SLIP, SLIP। तो जितने भी प्रोटोकॉल आपने पढ़े हैं, चाहे आपने TCP/IP पढ़ा है, UDP पढ़ा है ना, ICMP पढ़ा है, इन सबके शॉर्ट फॉर्म ही सुनने को मिलेंगे इंटरनेट में ज्यादातर। तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिया गया है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, SLIP बोलते हैं। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का पुराना रूप है। इसे सीरियल पोर्ट और मॉडेम कनेक्शन के कार्य के लिए विकसित किया गया था। इसे संक्षेप में SLIP कहा जाता है। यह वास्तव में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का ही दूसरा रूप है। इसका उपयोग अभी भी कहीं कहीं किया जाता है। देखिए, दो मॉडेम आपस में कनेक्टेड हैं यदि, तो इनके बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो इस प्रोटोकॉल के माध्यम से होगा, जिसका नाम है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, मॉडेम के द्वारा इसमें नेटवर्किंग की जा रही है। तो ये दो मॉडेम आपस में सीरियली जुड़े हुए हैं। इस कारण से यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा उसको बोलते हैं सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में। वह नियम होते हैं प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट की संरचना को समझाइए। कि इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट आपने बहुत सुना हुआ है, उसकी संरचना क्या है, क्या कैसे इंटरनेट वर्क करता है, ये अपना विषय है। उसके अंतर्गत हमको पढ़ना है संरचना क्या होती है इंटरनेट की। इंटरनेट मूलतः क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित नेटवर्क है। इसमें किसी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को, जिसे क्लाइंट कहा जाता है, किसी सर्वर से जोड़ा जाता है। तो अगर इंटरनेट को परिभाषित करना है तो दो उसमें मुख्य चीज आती हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्या होता है क्लाइंट सर्वर, बस अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं। जो इंटरनेट से सीधे जुड़ा होता है उन्हें वेब सर्वर भी कहा जाता है। इसके बारे में बात की जा रही है, इसे वेब सर्वर भी कहा जाता है क्योंकि
उन पर वेबसाइटों को संग्रहित किया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता किसी वेब सर्वर के माध्यम से ही इंटरनेट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की सभी विशेषताएं इंटरनेट में पाई जाती हैं। तो ये सारे क्लाइंट कहलाते हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, चाहे आप लैपटॉप में इंटरनेट चला रहे हो, चाहे आप टैबलेट में या मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हो, चाहे आप डेस्कटॉप में इंटरनेट चला रहे हो। सभी में आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, आपने ओपन किया www.facebook.com, तो ये क्लाइंट एक प्रकार से रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से जाती है सर्वर में, वेब सर्वर में, जहां पर कि फेसबुक या जिस भी वेबसाइट को आप यूज कर रहे हो उसका डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। और आप जिस पेज को, जैसे आपने किसी फ्रेंड की प्रोफाइल में क्लिक किया उसको देखने के लिए, तो उस प्रोफाइल का डेटा इस सर्वर में, वेब सर्वर में स्टोर है, जो कि उस फ्रेंड ने बना के रखा होगा। तो ये सर्वर यहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा और इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर आपको वेब ब्राउजर में उसका आउटपुट दिखाई दे जाएगा। तो ये किसके माध्यम से होता है? इंटरनेट में ऐसा वर्किंग होती है। इसको बोलते हैं इंटरनेट की संरचना, जिसमें मुख्य दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। इंटरनेट क्योंकि नेटवर्कों का नेटवर्क है, इसलिए सामान्यतः उपयोगकर्ताओं को इससे सीधा नहीं जोड़ा जाता। इसके बजाय उन्हें किसी छोटे नेटवर्क से जोड़ा जाता है जो गेटवे के माध्यम से इंटरनेट के बैकबोन से जोड़े जाते हैं। कोई गेटवे एक ऐसा उपकरण है जो दो भिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है। बैकबोन ऐसा केंद्रीय ढांचा होता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। अब और इंटरनेट के बारे में डीप में बताया गया है। आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया बीएसएनएल से, कोई दूसरा व्यक्ति आइडिया का चला रहा है, तो कैसे आप उसको ईमेल कर पा रहे हैं, कैसे उसके पास मैसेज पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि आपका दोनों का नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से? गेटवे के माध्यम से। इसलिए डायरेक्ट आप एक नेटवर्क नहीं है कहीं पे कि आप उससे जुड़े हुए हो और वो भी व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क हैं। आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप भी अपना नेटवर्क बना सकते हो, उसको आप भी रजिस्टर कर, उसको आप भी गेटवे के माध्यम से दूसरे नेटवर्क से जोड़ सकते हो। तो आपसे लोग कनेक्शन लेने लगेंगे, है ना, और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि इंटरनेट के अलग अलग नेटवर्क होते हैं जो गेटवे के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कंप्यूटर किसी नाम या पते से पहचाना जाता है। आप नेटवर्क के किसी कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को भी डेटा, सूचना या संदेश भेज सकते हैं। भेजी जाने वाली प्रत्येक सूचना को कई छोटे भागों में तोड़ा जाता है जिन्हें पैकेट कहते हैं। प्रत्येक पैकेट अलग से भेजा जाता है और जब सभी प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें जोड़कर मूल सूचना बना ली जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो कि हम पढ़ चुके हैं, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का ही उपयोग होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है और जहां डेटा पहुंच जाता है तो डेटा को वो क्या कर देता है, फिर से रीअसेंबल कर देता है। और कहाँ डेटा भेजना है ये किससे पता चलता है? आईपी से पता चलता है। तो उसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने ये समझा हुआ है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। ये सब कुछ हमको इंटरनेट की संरचना में जो है लिखना होगा। फिर देखिए, फिर से वही चित्र आ चुका है कि इंटरनेट में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा डेटा पूरे इंटरनेट में ट्रेवल करता हुआ राउटर के माध्यम से रिसिपेंट तक पहुंचता है। और कहां पहुंचाना है ये एड्रेस हमको आईपी के द्वारा मिलता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में। तो इस चीज के बारे में हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा हुआ है। तो ये सब भी इंटरनेट की संरचना के अंतर्गत आता है। तो ये देख सकते हो जैसे अलग अलग नेटवर्क हैं, नेटवर्क 1, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, और ये अलग अलग नेटवर्क किसी भी टोपोलॉजी में हो सकते हैं। आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ है रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, अलग अलग टोपोलॉजी पढ़ी हुई है। तो कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है। तो उस टोपोलॉजी और सारे नेटवर्कों को अलग अलग प्रकार के आपस में जोड़ा जाता है एक डिवाइस के माध्यम से जिसे बोलते हैं गेटवे, जिसके कारण ये नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 से कम्युनिकेट कर सकता है, नेटवर्क 2 नेटवर्क 4 से, या नेटवर्क 4 नेटवर्क 1 से कम्युनिकेट कर सकता है। और इससे एक पूरा वर्ल्ड का इंटरनेट जो है बनता है। पूरे वर्ल्ड में जो है एक नेटवर्क फैल चुका है और लगातार नेटवर्क जो है बढ़ता जा रहा है। बहुत सी कंपनियां आती जा रही हैं, हर क्षेत्र में इंटरनेट जो है फैलता जा रहा है। ये संरचना हुई किसकी? इंटरनेट की। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट तथा इंट्रानेट में अंतर समझाइए। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच के अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है।
पहला, इंटरनेट बहुत से नेटवर्क का एक सार्वजनिक नेटवर्क है, जबकि कोई इंट्रानेट किसी कंपनी या संगठन या व्यक्ति का अपना निजी नेटवर्क होता है। दोनों शब्द हैं, अंतर सिंपल है। इंटरनेट मतलब वर्ल्ड वाइड, इंट्रानेट मतलब लोकल, जहां पर की मैसेज कम्युनिकेशन किया जा रहा है, नेटवर्क बनाया जा रहा है। जैसे अगर हम लैब की बात करें, कंप्यूटर लैब की, और वहां पर अगर हम इंटरनेट कनेक्शन लेकर के नहीं रखते हैं और उन लैब में आपस में हम अगर सारे कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है, एक लोकल क्षेत्र में नेटवर्किंग की गई है। लेकिन यदि हम वहां से कम्युनिकेट कर सके किसी दूसरे कंट्री के भी कंप्यूटर से, किसके माध्यम से करेंगे? वो हम इंटरनेट के माध्यम से करेंगे। तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड है, वो किसी भी कंप्यूटर में मैसेज भेजा जा सकता है, लेकिन इंट्रानेट लोकल है, जो सीमित क्षेत्र में ही डेटा का कम्युनिकेशन करता है। तो अब इसमें अंतर क्या है, वो टॉपिक वाइज दिया गया है। इंटरनेट का लाभ संसार का कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, परंतु किसी इंट्रानेट का लाभ केवल उसका स्वामी या कंपनी के कर्मचारी या उससे अधिकृत लोग ही उठा सकते हैं। इंटरनेट मतलब लोकल हो गया, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में वो चल रहा है, वहां का जो मालिक है वो इंटरनेट का मालिक होगा। लेकिन इंटरनेट का तो कोई मालिक नहीं है, अलग अलग नेटवर्क हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका कोई एक मालिक नहीं है। इसी प्रकार से देखिए लिखा हुआ है, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता, लेकिन इंट्रानेट का कोई मालिक भी होता है। इन मौलिक अंतरों के अतिरिक्त दोनों की कार्यप्रणाली लगभग समान होती है। दोनों ही सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पर निर्भर होते हैं, मतलब दोनों का नेटवर्किंग ही होती है, दोनों में कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन एक में लोकली होता है और एक में ग्लोबली होता है। दोनों में ही कंप्यूटर को आईपी पते द्वारा पहचाना जाता है। दोनों में मैसेज भेजना है तो आईपी का इस्तेमाल होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। तो कुछ समानताएं भी बताई गई हैं इसमें, और कुछ अलग अलग क्या है उसमें विषमताएं, वो भी बताई गई हैं। तो आप इस चित्र से समझ सकते हैं कि इंटरनेट मतलब सर्वर है, सर्वर में वेबसाइट को सूचनाओं के रूप में रखा गया है। पूरे विश्व में कहीं भी उस सर्वर में रखी इंफॉर्मेशन को देखा जा सकता है, लेकिन इंट्रानेट एक पर्टिकुलर ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर होता है, और जो एक्सेस होता है डेटा का वो केवल सीमित क्षेत्र में होता है। बाहर के लोग उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते, ये डेटा को बाहर का व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाएगा। तब तक अगर ये इंटरनेट में है तभी वह एक्सेस कर पाएगा, ये इंटरनेट में नहीं है तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस भी बताया गया पिक्चर के माध्यम से। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। इंटरनेट में, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्क लैन, मैन, वैन को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। तो इंटरनेट अलग अलग नेटवर्क का प्रकार है। तो कलेक्शन ऑफ लैन, वैन, मैन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। लेकिन इंट्रानेट में क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क बस होता है। उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि अलग अलग नेटवर्क से मिलकर बना होता है, ये एक ही नेटवर्क से बना होता है, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है, इंटरनेट में मुख्य रूप से कॉमन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जो प्रत्येक टाइप के नेटवर्क का काम कर सके। तो चूंकि इंटरनेट है, अलग अलग नेटवर्क में डेटा जाना है, तो ऐसा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा जो सभी में काम कर सके। जैसे कि एक है TCP/IP, लेकिन इंट्रानेट में मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करता है, इसलिए इसमें लोकल एरिया नेटवर्क में कार्य करने वाला प्रोटोकॉल ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जो लोकली चल पाए वही प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन में काम कर पाए, उसी नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। तीसरा, इंटरनेट में मेल सर्वर तथा सूचनाओं का प्रयोग सार्वजनिक न्यूज ग्रुप बनाने में करता है। तो इंटरनेट में जो भी सूचना डाली जाती है वो सार्वजनिक हो जाती है। क्यों सार्वजनिक हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क हैं। लेकिन इंट्रानेट में क्या होता है कि मेल सर्वर पर सूचनाओं का प्रयोग निजी न्यूज ग्रुप बनाने में। अब एक कारपोरेट ऑफिस है, उनको अपने कर्मचारियों बस को न्यूज देना है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क पे वो न्यूज देंगे। ठीक है, तो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट का? लोकल न्यूज बनाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से इंट्रानेट की साइट के बिना ही इंटरनेट की ग्लोबली साइट को सीधे तौर पर बना सकते हैं। हमको अगर इंटरनेट में कोई वेबसाइट बनानी है
तो हमको इंट्रानेट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि हमको इंट्रानेट में मतलब लोकल क्षेत्र में चलने वाला कोई एप्लीकेशन बनाना है तो हो सकता है इंटरनेट की आवश्यकता पड़े हमको। इसी प्रकार से इंटरनेट पर किसी साइट को चलाने के लिए पहले इस साइट को वेब सर्वर पर अपलोड करना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट पर किसी साइट को अपलोड करने की वेब स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमको परचेज करना पड़ता है वेब स्पेस, लेकिन इसके लिए कोई परचेज नहीं करना पड़ता। लोकल आप किसी भी कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हो। तो ये दोनों में इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर भी पूछा जाता है।